Hello guys, welcome to Myth Lit and today we will be discussing about Northrop Frye. तो नॉर्थरोप फ्राई जो है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं और ये आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैंगे और जैसा कि आप देख सकते हैंगे कि ये कनेडियन थे। सो कनेडियन लिटरेरी क्रिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैंगे जैसे कि हम देख रहे हैं नॉर्थरोप फ्राई को। इनकी जो बर्थ ईयर था वो 1912 था और इनका जो ईयर ऑफ डाइंग था वो 1991 था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैंगे कि अरेंज द फॉलोइंग राइटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। तो उसके लिए आपको ये 1912 टू 1991 जो है नॉर्थरोप फ्राई की डेट्स याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार वो पूछ लेते हैंगे कि अरेंज द फॉलोइंग on the basis of their like geographical location from where they were working. So Northrop Frye जो थे हमारे कनेडियन थे, ठीक है। और ये आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ही फेमस थे। इनका जो वर्क है अनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म वो पूरे आर्कटाइप्स को एक्सप्लेन करता है जो कि आगे आप वीडियो में समझेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हैगी कि ये मिथ्स से बहुत रिलेटेड थे, मिथ्स के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था और उसके साथ साथ एक और जो इनका जॉनरा था वो था बाइबल। बाइबल स्टडीज़ के ऊपर भी इन्होंने जो है काफ़ी काम किया था, इसलिए जो है ये एक रिनाउंड पोजीशन तक पहुँचे थे। ओके, सो नाउ देन लेट्स टॉक अबाउट हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स जो कि नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैंगे। पहला तो फियरफुल सिमेट्री हैगा। आप फियरफुल सिमेट्री से याद कर पा रहे होंगे जो विलियम ब्लेक की पोएम हैगी और विलियम ब्लेक के ऊपर ही ये वर्क हैगा और इसमें जो है इन्होंने माइथोलॉजी के ऊपर जो विलियम ब्लेक ने यूज़ करी हैगी उसके बारे में बताया गया। और विलियम ब्लेक एक ऐसे विजनरी पोएट थे जिन्होंने अपनी वर्क्स में बहुत ही बाइबल और बाइबल से रिलेटेड इमेजेस का यूज़ किया था। दूसरा एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म जो कि 1957 का वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ने आर्केटाइप्स की बात करी है और जॉनरास और लिटरेरी मोड्स की बात करी है जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे भी। उसके बाद 1963 का द एजुकेटेड इमेजिनेशन हैगा। तो ये जो वर्क है एज सच नेट में पूछा नहीं गया है बट कभी भी ये एज अ क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता हैगा। तो इट इज़ गुड दैट यू रिमेंबर दिस 1963 द एजुकेटेड इमेजिनेशन। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्क्स आते हैंगे वो 1982 का द ग्रेट कोड द बाइबल एंड लिटरेचर, इसका सबटाइटल हैगा द ग्रेट कोड एंड द बाइबल एंड लिटरेचर, इसका सबटाइटल रहेगा। इसमें जो है इन्होंने बताया हैगा कि बाइबल इज़ नॉट जस्ट ओनली अ रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है बट इसके अंदर बहुत सारे जो हैंगे आर्केटाइप्स हैंगे और बहुत सारी स्टोरीज़ हैंगी जो सिम्बल्स और मेटाफर की तरह यूज़ होती हैंगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हैगा वर्ड्स विथ पावर, ये कह सकते हैं सेकंड स्टडी ऑफ द बाइबल हैगी जो इसका सबटाइटल हैगा। और इसमें भी इन्होंने सेम बात ही जो अपनी फर्स्ट द ग्रेट कोड बाइबल में जो बताई है वही इन्होंने ये सेकंड वर्क में भी इन्होंने इसी के बारे में बात की हैगी, उसको थोड़ा और एक्सपांड किया है। तो ये दोनों वर्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैंगे बट ये नेट में पूछे नहीं गए हैंगे, फिर भी ये क्रोनोलॉजी बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैंगे। तो आपके लिए एक एक्रोनिम है जो मैं लेके आया हूँ, आप अपने खुद के भी बना सकते हैं बट ये एक तरीके से आपको हेल्प करिएगा। FAEGW, फ्राई ऑलवेज एक्सप्लेन ग्रैंड वर्ड्स। अब ग्रैंड वर्ड से यहाँ पे मतलब है ग्रैंड, होली बाइबल को कंसिडर करा जाता है एज अ ग्रैंड टेक्स्ट, राइट। तो ग्रैंड से आप याद रखिएगा FAEGW, फ्राई ऑलवेज एक्सप्लेन ग्रैंड वर्ड्स। F से fearful symmetry 1947, A से anatomy of criticism 1957, E से the educated imagination 1963, G से the great code एंड W से words with power। आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ईयर्स भी याद हो जाएंगे और बाई चांस अगर आपको क्रोनोलॉजी में पूछा जाए तो आप FAEGW करके इसको याद कर सकते हैं। फ्राई ऑलवेज एक्सप्लेन ग्रैंड वर्ड्स। और अगर आपको कोई और भी अच्छा अगर आपको लगता है कि एक्रोनिम बन सकता हैगा तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करिएगा ताकि और लोग भी उससे जो है हेल्प ले सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं हम एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957 का जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है और जिससे मल्टीपल टाइम्स नेट से क्वेश्चंस आए हैंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्केटाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्केटाइप्स। Archetypes are universal patterns, characters, symbols, or stories that appear again and again in myths, dreams, and literature.
आग आप अगर किसी तरीके की लिटरेचर उठाएँगे, तो जैसे कि आप हीरो की बात करते हैं, तो हीरो क्या रहता है, एक कैरेक्टर रहता है, यूजुअली उसकी एक जर्नी रहती है और वो चैलेंजेस फेस करता है और ट्रांसफ़ॉर्म करता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको दें, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है, तो हैरी पॉटर जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक हॉगवर्ट्स के लिए और एक विज़र्ड बनने के लिए वहाँ पे वो वोल्डेमॉर्ट नाम का चैलेंज फेस करते हैंगे और इवेंचुअली वो उनको डिफीट करते हैंगे और फिर जो हैंगे वो अपनी स्ट्रगल से जो है बाहर निकलते हैंगे। जो पूरी स्टोरी हैगी वो एक हीरो की स्टोरी रहती है और ये तरीके की जो ये आर्केटाइप है एक तरीके का हीरो आर्केटाइप जो कि आपको बहुत सारे लिटरेचर मिथ्स में मिल जाएगा। सिमिलरली लाइक एक हीरो कैरेक्टर होगा जो कि जर्नी करेगा, चैलेंजेस फेस करेगा और इन द एंड ही वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। बट ये जो हीरो का आर्क टाइप है ये आप सेम हर जगह देख सकते हैं। सिमिलरली इन केस अगर आप देखें तो जैसे कि आप एक डेविल का आर्केटाइप देखिए, अगर आप अपने मन में एक डेविल की इमेज बनाएँगे, तो मोस्टली सबके जो दिमाग में है सेम तरीके की इमेज आएगी, 19-20 का फ़र्क होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिमाग में लग बनाऊँ एक इमेज, तो एक रेड कलर का जायंट जिसके सर पे हॉर्न्स हैं, उसकी एक टेल है, तो इस तरीके की मेरे दिमाग में एक डेविल की इमेज बनेगी और आप लोगों की भी हो सकता है सेम बने, मगर आप एकदम ऑपोजिट नहीं बनाओगे। आपके में भी एक ऐसा थ्रेटनिंग सा फिगर ही आएगा जो कि डराएगा, राइट? तो ये रहता हैगा कि आर्केटाइप्स हैं हमारे दिमाग में जो है आर्केटाइप्स हैं। कार्ल यूंग ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया हैगा। खैर वो एक अलग वीडियो रहेगी। तो आर्केटाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैंगे और आर्केटाइप्स आप हर जगह देख सकते हैंगे। तो ये नॉर्थरोप फ्राई ने जो काम किया था उन्होंने देखा हैगा कि कहाँ-कहाँ आर्केटाइप्स हैंगे और एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये सारे आर्केटाइप्स को जो है एक तरीके से डाइसेक्ट करा और आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में फ्राई ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट करी है कि लिटरेचर फॉलोज द साइकिल ऑफ नेचर लाइक सीजन्स। इट फॉलोज लाइक we follow the different seasons of nature, right? In the same way literature follows like that only. So spring को उन्होंने कहा है कॉमेडी। अब कॉमेडी में रीबर्थ होती है, न्यू बिगनिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व हो जाती है। हमने प्लेस पढ़ेंगे शेक्सपियर के, उसमें इन दी एंड जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती हैगी। तो जैसे कि मिड समर नाइट्स ड्रीम है, वो एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी हैगी। तो इस तरीके से उन्होंने कॉमेडी को स्प्रिंग से एसोसिएट किया है, समर को एसोसिएट करा है रोमांस से। उसमें फुलफिलमेंट होता है, हीरोइज्म, आइडियल वर्ल्ड हो जाता है और ग्लोरियस जैसा रहता है, जैसे मैजिकल और ड्रीम लाइक क्वालिटीज़ रहती हैंगी। अब इसका एक एग्जांपल होगा किंग आर्थर के लेजेंड्स हैंगे। द ओडेसी हैगी जो होमर की बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैगा और हम अभी भी पढ़ते हैंगे उसके बारे में। और फिर थर्ड में ऑटम और ट्रेजेडी आ जाता है। ऑटम को एसोसिएट करा है इन्होंने ट्रेजेडी से, जिसमें सफरिंग रहती है, सैड और सीरियस और इमोशनल मूड रहता हैगा और पर्सन फॉल्स ड्यू टू फेट ऑफ लॉ, जो कि हम हमार्शिया भी कहते हैं, जैसे कि हैमलेट हो गया, इडिपस रेक्स, मैकबेथ हो गया। तो ट्रेजेडी शो करती है ह्यूमन का डाउनफॉल। एंड इन द सेम वे द लास्ट कैटेगरी इज़ विंटर, जो कि आयरनी और सटायर को रिप्रेजेंट करता है, यानी एम्प्टीनेस, डेथ, कन्फ्यूजन, कोल्ड, डार्क और सिनिकल मूड रहता है इसमें। और प्लॉट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कोई हीरो या रियलिटी इजहार रहती है, हीरो हम समझ नहीं पाते हैं कि हु इज़ द हीरो एंड पीपल आर पावरलेस। अब इसका एग्जांपल आप देखिएगा वेटिंग फॉर गॉडो, हम सब जानते हैं सैमुअल बेकेट का एक अब्सर्ड डिस्प्ले हैगा और उसको समझ पाना कि उसमें कौन हीरो है, क्या हो रहा है, नहीं समझ पाते। एक बहुत बड़ा-सा सार्काज़्म लगता है जो कि सैमुअल बेकेट ने अपनी ऑडियंस के साथ किया था। तो वही रहता हैगा विंटर इज़ इक्वल टू आयरनी और सटायर। Now we come to the five literary modes. According to Fry, he says that stories can be categorized based on how powerful the hero is. So hero कितना powerful हैगा, he can be completely godlike or a powerless human being. So उन्होंने 5 तरीके के literary modes दिए थे। पहला mythic mode, इसमें hero is a god or a godlike being. एग्जाम्पल अगर हम करेंगे तो ओडेसियस, राइट, एक्लीज। एक्लीज जो थे वो ट्रोजन वॉर में बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट पार्ट था और ही वॉज अ डेमीगॉड हिमसेल्फ।
सो वो होते हैंगे जो मिथिक हीरोज़ रहते हैं, जो गॉड की तरह रहते हैंगे, ठीक है? सेकंड जो हमारा आता है वो है रोमांटिक, इसमें गॉड नहीं रहते हैं एग्ज़ैक्टली बट ग्रेटर देन अदर्स, जो दूसरे लोग रहते हैं उनसे ये हीरोज़ जो हैं तब भी बेटर ही रहते हैंगे, मगर ये मॉर्टल रहते हैंगे, गॉड नहीं रहते एग्ज़ैक्टली, तो ये मॉर्टल रहते हैंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किंग आर्थर, एक्लीज़ और हैरी पॉटर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है हमारी हाई मिमेटिक और नोबल लोग रहते हैंगे। अब इसमें जो है सुपीरियर पीपल रहते हैं, जैसे कि नोबल रैंक्स के रहते हैंगे, जो नोबल लोग रहते हैंगे उनके बारे में बताया गया, मगर उनके पास अपनी खुद की स्ट्रगल्स रहती हैं जो नॉर्मल इंसानों के पास रहती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इडिपस की, इडिपस कॉम्प्लेक्स हम सब जानते हैंगे, फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था, हैमलेट, मैकबेथ, सबके पास सब नोबल थे बट सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद आते हैंगे द लो मेमेटिक मोड पे, जिसमें एकदम हीरो जो रहता है एकदम ऑर्डिनरी पर्सन रहता है, जैसे हमारे और आपकी तरह एकदम ऑर्डिनरी, उसके पास कोई स्पेशल पावर, नथिंग ऑफ ग्रेट स्टेटस, फेसेस डेली प्रॉब्लम्स। इसके एग्जांपल जैसे हम जेन ऑस्टिन्स की नॉवल ले ले तो एमा हो गया, जेन आयर, शार्लेट ब्रोंटे का हो गया, तो ये सब में जो है हीरो या हीरोइन बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर्स रहते हैंगे। और फिर लास्ट आता है आयरॉनिक मोड में, इसमें हीरो मतलब कि जैसे कि हम और आप ऑर्डिनरी हैंगे तो उससे भी नीचे रहते हैंगे, हेल्पलेस और फूलिश यू कैन से, जो कि दे आर यूजुअली ट्रैप्ड बाय सोसाइटी ऑफ फेट एंड ऑफन मॉक्ड, जैसे कि हमने बात करी थी कि सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडो की, जो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन रहते हैंगे वो समझ ही नहीं पाते हम क्या हैंगे, वो नॉर्मल ह्यूमन से भी उनकी कंडीशन बेकार रहती है, राइट? और ग्रेगर सैम्सा जो कि फ्रांस काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस के हीरो हैंगे, वो एकदम नॉर्मल और ऑर्डिनरी ह्यूमन रहते हैं और उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है, वो ह्यूमन से एक इंसेक्ट में जो है चेंज हो जाते हैंगे। तो ये 5 तरीके के मोड्स थे कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैंगी, और इसको समझने के लिए एक छोटा-सा जो है एक्रोनिम या निमोनिक मैं लेके आया हूँगा, जो है माय रॉयल हाइनेस लुक्स इल, ठीक है? माय रॉयल हाइनेस लुक्स इल, M for mythic, R for romantic, H for high mimetic, L for low mimetic, I for ironic, right? My royal highness looks ill. इससे आप याद रख सकते हैं बिकॉज दे कैन आस्क यू कि अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मोड्स इन ऑर्डर यूजीसी नेट में, तो आप ये जो है इस तरीके से याद रखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैंगे आपके यूजीसी नेट की जर्नी में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैच फ्राई मोड्स विद एग्जांपल्स, एंड देन सेकंड इज हु रोट एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म प्लस योर फ्राई लिंक्स with William Blake, and which genre matches spring in Fry's cycle? First question का आंसर है spring is equal to comedy, summer is equal to romance, autumn is equal to tragedy, and winter is equal to irony or satire. Now, who wrote Anatomy of Criticism? We all know Northrop Frye in the year 1957. This year is very important. Please mark it. And what is Frye's link with William Blake? He wrote The Fearful Symmetry and explained William Blake's poem and the mythology used in those works, right? And फिर last हैगा कि which genre matches spring in Fry's cycle, तो हम ऊपर देख ही सकते हैं कि spring is equal to comedy। और बाकी कुछ नेट तरीके की भी क्वेश्चंस होंगे जो आप आगे स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही बेसिक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म? क्लेनेथ ब्रूक्स, नॉर्थरोप फ्राई, टी.एस. एलियट और रोला बार्न्स? वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉर्थरोप फ्राई। Moving to our second questions, in Anatomy of Criticism, Fry classifies his literature into how many mythic modes? अब mythic modes की हमने बात कर चुके हैं already. There are 5 mythic modes. Remember, My Royal Highness looks ill. 5. There are 5 mythic modes. Those are mythic, romantic, high mimetic, low mimetic, and then the last one is ironic. So there are 5 mythic modes. हमारा थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राई विच लिटरेरी मोड प्रेजेंट्स अ हीरो ग्रेटर देन ऑर्डिनरी पीपल बट नॉट सुपर नेचुरल? सो आप याद करो रोमांटिक में था बिकॉज मिथिक मतलब कि एकदम ही
गॉड लाइक रोमांटिक मतलब कि जो है ऑर्डिनरी भी नहीं रहते हैंगे बट सुपर नेचुरल भी नहीं रहते हैंगे, ठीक है। और हाई मेमेटिक में नोबल्स आ जाते थे। सो हमारा जो आंसर है वो है रोमांटिक। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन फ्राइज थ्योरी द सीजन ऑफ ऑटम इज एसोसिएटेड with which literary genre? A comedy, B romance, C tragedy, or D irony? And we all know that it is C tragedy because autumn is equal to tragedy. Comedy was spring and irony was winter. Remember that, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ फिफ्थ क्वेश्चन। ये तो आप देख के ही इसको समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। फियरफुल सिमेट्री बाय नॉर्थरोप फ्राई इज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स? डब्ल्यू बी येट्स, विलियम ब्लेक, टी एस एलियट और जॉन मिल्टन? वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज बी, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की जो पोएम है फियरफुल सिमेट्री, उसके बारे में जो है नॉर्थरोप फ्राई ने काम किया था और 1947 में ये वर्क आया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसके बारे में भी जो है तैयारी करके रखिएगा। और फिर इसके साथ ही जो हमारा वीडियो आज का यहाँ पे ख़त्म होता हैगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मिथलेट, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आप किस राइटर के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हैंगे, तो वो हमारी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।